आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस आशीष में। आज का हमारा जो क्लास है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह क्लास है प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला में आप लोगों को प्रतिदिन हम क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। तो इसी प्रतिदिन क्लास की श्रृंखला में आज का हमारा जो क्लास है क्लास 19वीं क्लास में हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के जो अगला शासक बनते हैं वह होते हैं अशोक सम्राट, यानी अशोक सम्राट जो है वह अगला जो है शासक मौर्य साम्राज्य के तहत बनते हैं। इसके पहले मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चंद्रगुप्त के द्वारा जो है अपने शासन का विस्तार अपने जो साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में किया गया था और भारत को एक अखंड भारत का स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रदान किया गया था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना जो है साम्राज्य को जो है छोड़ करके जो है श्रवणबेलगोला चले गए थे और वहाँ जैन धर्म के अकॉर्डिंग संलेखना विधि के माध्यम से अपने जो है प्राण को त्याग दिए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र था वह बिंदुसार था। बिंदुसार के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया गया और वह अपने शासन को सुचारू रूप से चलाया और अपने शासन का जो है विस्तार भी भारत में किया गया था। इसके बाद बिंदुसार के बाद जो अगला शासक जो है मौर्य साम्राज्य के तहत बनते हैं वह है अशोक जो है कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके यह जो है शासक बनता है, यानी इसको जो है राज सिंहासन अपने आप नहीं मिला था। ये जो है शासन पे अपने अधिकार को जो है साबित किया था और यह जो है बिंदुसार के ही समय में यह जो है शासन पे अपने अधिकार को स्थापित किया था। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम यही पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से अशोक के द्वारा मौर्य वंश के तहत अपने शासन को संचालित किया जाता है और मौर्य साम्राज्य के तहत किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है और इनकी क्या धार्मिक नीति थी या किस प्रकार से कलिंग युद्ध के माध्यम से अपने शासन का विस्तार किए थे और आगे चल करके यह एक सहिष्णु शासक एक जो है यानी कि जो पहले जो है दिग्विजय, ये जो है पहले अशोक का जो है सिद्धांत था वह था दिग्विजय, यानी युद्ध के माध्यम से क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद इनकी जो है युद्ध नीति और शासन प्रशासन में जो है चेंज होता है और यह थंब नीति के पालन जो है आगे करते हैं। यानी कलिंग युद्ध में इतना ज़्यादा जो है बर्बरता हुआ, इतने लोग जो है मारे गए, लगभग लाखों लोगों की जो है हत्याएं की गई। इससे इनका जो है आत्मा जो है बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ इनकी आत्मा को और यह अपने आप ही युद्ध नीति को छोड़ करके धर्म प्रचार में आगे जो है अपने सिद्धांत को जो है अपनाते हैं। तो चलिए आज ये क्लास हम पढ़ाते हैं और इसमें हम आप लोगों को उन्हीं फैक्ट पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्लास प्रारंभ करने के पूर्व आप लोगों से एक निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। इसके पहले वाले क्लास को भी आप लोग जो है अच्छे से देखिए और क्लास देखने के बाद जो है इस क्लास को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। तो चलिए आज क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के जो तीसरा मुख्य शासक होता है वह है अशोक जो है सम्राट कहा जाता था, सम्राट अशोक। ओके, अशोक जो है 273 ईस्वी में अपने शासन को मौर्य साम्राज्य के तहत भारत में स्थापित करते हैं और 233 ईसा पूर्व तक ये जो है अनवरत रूप से अपने शासन को संचालित करते हैं। जैन धर्म के अनुसार अशोक के द्वारा शासन पर अधिकार कर लिया गया था, यानी जबरदस्ती जो है अपने शासन जो है बिंदुसार के समय में ही अपने शासन जो है मौर्य साम्राज्य के शासन को जबरदस्ती अपना लिया था, इसको अपने अधिकार को जो है स्थापित कर लिया था। जब बिंदुसार शासक था तभी सिंगली अनुश्रुति के अनुसार
सिंहली अनुश्रुति के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। यानी उत्तराधिकार के युद्ध के माध्यम से अशोक के द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर अपने आप को स्थापित किया था। ओके, देवनाम्पी और देवनाम्पीयदस्य, देवनाम्पी एवं देवनाम्पीयदस्य इत्यादि उपाधि जो है अशोक के द्वारा धारण किया जाता था। देवनाम्पी और देवनाम्पीयदस्य ये जो है इनकी उपाधियां थी। कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध जो है करने का अशोक का मुख्य उद्देश्य था। कलिंग पर आक्रमण करने का जो है इनका जो है अशोक का क्या उद्देश्य था, तो इनका जो है मुख्यतः 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि अशोक के द्वारा जो कलिंग था वह एक व्यवसायिक और आर्थिक रूप से एक मजबूत राज्य क्षेत्र के रूप में उस समय उभरा था। यानी यहाँ पे कलिंग में आर्थिक और व्यवसायिक दृष्टिकोण से यह एक मजबूत राज्य के रूप में था, जिससे जो है अशोक जो है यहाँ पे व्यवसाय और आर्थिक वृद्धि के दृष्टिकोण से कलिंग पर आक्रमण करना उचित समझा, पहला। और दूसरा था जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन पे नियंत्रण करने के लिए कलिंग पर नियंत्रण होना मौर्य साम्राज्य के लिए आवश्यक था। तो ये जो है 2 मुख्य कारण थे जिसके द्वारा जो अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। लेकिन जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, चाणक्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य के द्वारा कहा गया था कि अशोक जो है जो कलिंग पर युद्ध करने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था कलिंग पर हाथी होती उसकी जनसंख्या ज्यादा थी, तो हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। ओके, अशोक के द्वारा आक्रमण 1 लाख लोग मारे गए। कलिंग पर अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया था जिसमें जो है मैक्सिमम लोग यानी 1 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए और इससे ज्यादा लोग जो है घायल हुए। इस समय यहाँ नंदराज के द्वारा शासन किया जा रहा था। नंदराज जो कि नंद वंश से संबंधित था। तो जब कलिंग पर जो है अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया था तो कलिंग पर नंद वंश के द्वारा शासन किया जा रहा था और उस समय जो राजा था वह नंदराज था। लेकिन नंदराज एक जो है कमजोर शासक के रूप में सिद्ध हुआ चूंकि उस समय नंद वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। ओके, 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का पूरी जानकारी दी गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन दिया गया है, तो ये जो है 13वें शिलालेख में दिया गया है। ओके, व्यापार व्यवसाय के दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ करके आक्रमण किया था। व्यापार एवं व्यवसाय के दृष्टि से महत्वपूर्ण समझ करके अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया था। मुगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव से बौद्ध धर्म को अपनाया था। मुगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में आकर के अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। लेकिन आगे चल करके उपगुप्त नामक एक बौद्ध धर्म के भिक्षुक था जिसके द्वारा इनको दीक्षा और शिक्षा दिया गया था। ओके, तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। ओके, समस्त लेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। समस्त जो शिलालेख है अशोक का वह सभी जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। कलिंग युद्ध के पहले जो अशोक का जो शासन का जो सिद्धांत था वह था दिग्विजय, यानी युद्ध के माध्यम से क्षेत्रों को अर्जित करना। लेकिन कलिंग युद्ध में इतना ज्यादा नरसंहार हुआ जिससे अशोक के आत्मा को बहुत ज्यादा दुख हुआ और आगे चल करके यह जनता के प्रति दयालु भाव को अपनाया और आगे चल करके दिग्विजय नीति को छोड़ करके थम्ब विजय को अपनाया। थम्ब विजय का जो है अर्थ होता है नैतिक विकास, यानी जनता को जनता में धर्म का प्रचार करना और उनसे जो है उनका नैतिक जीवन को उच्च बनाना, उनके नैतिक जीवन में वृद्धि करना। तो ये जो
आगे जो थंब का जो सिद्धांत अपनाए थे वह अशोक का एक जो सराहनीय कार्य था और अशोक के द्वारा युद्ध नीति को छोड़ करके थंब नीति को अपनाया गया। अशोक का थंब अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए बनाया गया था। जो अशोक का जो थंब नीति था वह जो टोटल जो है जनता के विकास के लिए था और जनता के नैतिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था अशोक के द्वारा। तो अशोक का जो थंब अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए बनाया गया था। अशोक के सभी विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि अशोक के सभी विषय प्रशासनिक था, जबकि रूमनदेही जो अभिलेख था वह उसका विषय आर्थिक था। ओके, अशोक ने थंब महापात्र की नियुक्ति अपने शासन के 14वें वर्ष किया था। यानी जब जो है अशोक के द्वारा शासन किया जा रहा था तो शासन प्रारंभ से 14 वर्ष के बाद एक जो है थंब महापात्र की नियुक्ति की थी। तो थंब महापात्र की नियुक्ति अशोक के द्वारा किया गया था और इसका जो उद्देश्य था कल्याणकारी कार्य करना। तो थंब महापात्र का जो कार्य था वह था कल्याणकारी कार्य करना। ओके, सर्वप्रथम जो अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक का अभिलेख का जो सर्वप्रथम खोज किए थे वह जो है कौन थे? वह डिफेनथेलर थे। 1750 ईस्वी में टिफेनथेलर 1750 में टिफेनथेलर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को दिल्ली में स्तंभ का पता लगाया। जो इनका स्तंभ लेख था उसको सर्वप्रथम दिल्ली में पता 1750 ईस्वी में डिफेनथेलर के द्वारा किया गया था। लेकिन जो सर्वप्रथम जो अशोक के अभिलेख को जो पढ़ा था वह जेम्स प्रिंसेप था। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। ओके, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ओके, अशोक के अभिलेख, अशोक का जो भी धार्मिक नियम थे, जो उनके शासन के सिद्धांत थे, वह सभी जो है अभिलेख के माध्यम से मिलता है। यानी अभिलेख के माध्यम से ही वह जनता को अपने धर्म के बारे में बताते हैं। तो अशोक का कौन कौन सा अभिलेख है, कितने प्रकार के जो है इनका अभिलेख है? मुख्यतः अशोक का जो 3 प्रकार के अभिलेख पाए गए हैं। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख। शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 प्रकार के अभिलेख जो है अशोक के बारे में बताते हैं। तो जो गुहा लेख था वह गुफा में उत्कीर्ण रूप में पाया गया। यानी गुफा में इनका उत्कीर्ण किया गया, इनका जो विवरण है गुफा में पाया जाता है। इसी प्रकार से शिलालेख को दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जो शिलालेख है वो 2 प्रकार के पाए गए। शिलालेख 2 प्रकार के पाए गए, एक दीर्घ शिलालेख और एक लघु शिलालेख। दीर्घ शिलालेख 14 है जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। दीर्घ शिलालेख 14 है जो 8 स्थानों से ये जो है प्राप्त हुए हैं। ओके, तो दीर्घ शिलालेख 14 है, इसको 8 स्थानों से प्राप्त किया गया है। और जो लघु शिलालेख है, लघु शिलालेख में व्यक्तिगत जीवन की जानकारी दिया गया है। लघु जो है शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी दिया गया है। इसी प्रकार से स्तंभ लेख है। स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के हैं, एक दीर्घ स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख जो है 7 प्रकार के पाए गए हैं। दीर्घ स्तंभ लेख 7 प्रकार के पाए गए हैं और यह जो है 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जो लघु स्तंभ लेख है ये 5 प्रकार के पाए गए हैं। लघु स्तंभ लेख 5 प्रकार के। और राज्य से संबंधित सूचना, लघु स्तंभ लेख में जो लिखा गया है वह राज्य से संबंधित सूचना के बारे में लघु स्तंभ लेख में बताया गया है। ओके, तो आज क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से अशोक के द्वारा अपने भाइयों की हत्या करके मौर्य साम्राज्य के तहत सिंहासन को प्राप्त किया गया था
और किस प्रकार से अपने शासन को अपने समय में मौर्य साम्राज्य के समय में अपने शासन को किस प्रकार से अशोक के द्वारा अपनाया गया था, स्थापित किया गया था। और अशोक किस प्रकार से कलिंग युद्ध का जो है विजय करते हैं और कलिंग युद्ध के माध्यम से किस प्रकार से अपने जो है राज के सिद्धांत को दिग्विजय सिद्धांत से थम्ब विजय सिद्धांत में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ओके, तो आज क्लास में हम इतना ही पढ़ाए हैं आप लोगों को। अब अगले क्लास में हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है मौर्य साम्राज्य के तहत शासन और प्रशासन को संचालित किया जाता था, यानी जो प्रशासनिक इनका जो ढांचा था मौर्य साम्राज्य का, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना है। अब जो है इसके आगे वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ओके, तो जो अगला जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है वह बृहद्रथ होता है। ठीक है, तो बृहद्रथ जो है अगला जो है मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक होता है वह बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ जो है अंतिम शासक मौर्य साम्राज्य का होता है। आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की हत्या कर दिया जाता है और जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। ओके, तो आज की जो क्लास में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो है सम्राट थे, जिसके जो शासक थे, जो राजा थे, जिसके द्वारा शासन को स्थापित किया गया था, वह आज खत्म हुआ। अब अगली क्लास में हम एक क्लास और पढ़ाएंगे इससे संबंधित, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित किस प्रकार से इनके जो है प्रशासनिक इनका ढांचा कैसे था और किस प्रकार से अपने प्रशासन को संचालित करते थे। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए। वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।